तो आज हमें चर्चा करनी है अनुच्छेद 21 के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद साबित होने वाला है ये आज की क्लास में जो हम अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वो जानेंगे हम। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, कि हमें अपने प्राण अर्थात हमें जीने का अधिकार है। ठीक है, अब इस जीने के अधिकार को बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस गए और समय समय पर इस जीने के अधिकार की विस्तृत व्याख्या हमें देखने को मिली। लेकिन संक्षेप में अगर हम समझने का प्रयास करें जीने का अधिकार अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक है, शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से हम जीने के अधिकार के बारे में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से निर्णयों में ये माना है कि प्राण बचे हुए होना अर्थात जीना केवल सांस लेना जीना नहीं है, एक प्रतिष्ठा के साथ, एक गरिमा के साथ जीवन को जीना सही मायने में जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार का जो वास्तविक अर्थ का हम अगर आकलन करें तो वो केवल सांस लेना जीवन नहीं है। जीवन का सही अर्थ, जीवन का सही मायने में जो अर्थ है उसका एक गरिमा पूर्वक, एक मान मर्यादा के साथ, एक इज्जत से जो जिंदगी जीना। और हम नॉर्मली हम देखें आज के समाज में तो वो भी जीना असली जीना है जो एक मर्यादा के साथ जिया जाए, जो एक गरिमा पूर्वक जीवन जिया जाए। तो चलिए इसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात लिखी हुई है, इसकी व्याख्या जो की हुई है अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से। मैंने कुछ पॉइंट्स जो लगे, अभी हालांकि सारे पॉइंट्स नहीं है इसमें, लेकिन जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उनसे आप समझने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ जीने का अधिकार। जो आपको ये पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिला है, ये जीने का अधिकार, इसका मतलब है ये, जो इसका एक्चुअल मीनिंग आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, जीने का अधिकार। अब पहला पॉइंट पढ़ो, लिखा हुआ है प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, अब मैं आपको केस के माध्यम से आपको समझाऊंगा, केस से हम समझने का इसका प्रयास करेंगे। ठीक है, केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया ये कोई नई बात नहीं है, ये भारत संघ अर्थात भारत की सरकार के विरुद्ध कोई केस अगर डाला जाए, ठीक है, तो वो भारत की सरकार को ही हम संक्षेप में यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात भारत संघ कहते हैं। जब भी कोई केस, जब भी कोई बात भारत सरकार के खिलाफ होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया या फिर भारत संघ के विरुद्ध ये केस है। मेनका गांधी आप जानते हो क्या हुआ था, 1978 का ये किस्सा है। 1978 में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। किसने किया? वो जब्त किया भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार जो थी। सरकार के सरकारी ऑफिस जो पासपोर्ट कार्यालय होता है नई दिल्ली में, उन्होंने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जैसे इस केस की सुनवाई हुई उसके बाद में अनुच्छेद 21 की एक विस्तृत और एक अर्थपूर्ण व्याख्या हमें देखने को मिली। तो यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स में कई सारे पॉइंट्स आपको इस वाले केस के बाद क्लैरिफाई होंगे। ठीक है, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया गया भारत सरकार द्वारा। मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट के पास में गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि जो पासपोर्ट जो है वो जब्त किया गया है, क्या वो ठीक है, क्या कानूनी रूप से वो ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ करके जो अपना फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा, ये वाला पॉइंट देखो, विदेश यात्रा करने का अधिकार अर्थात विदेश में आप घूमने जा रहे हो तो वो भी आपके जीने का अधिकार है। और विदेश में आप घूमने कैसे जाओगे? अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो कैसे आप घूम पाओगे? पासपोर्ट के बिना तो संभव नहीं है। तो मेनका गांधी वाले केस में दो बातें क्लैरिफाई हुई, एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने पासपोर्ट जब्त किया है वो गलत है, वो गैर कानूनी है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ तौर पे जो आर्टिकल 21 है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैं आपको बता रहा हूं, जो आर्टिकल 21 है 21 उसका ये उल्लंघन है। ठीक है, उसका उल्लंघन किया हुआ है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदेश यात्रा करने का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। ठीक है, प्रतिष्ठा के साथ, एक गरिमा पूर्वक, आप गरीब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करके आप उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो, उसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको सही मायने बताऊं तो मेनका गांधी जो केस है, मेनका गांधी वाला जो पासपोर्ट वाला जो केस है, उस केस के बाद में सही मायने में ये व्याख्या निकल करके सामने आई थी। एक बात समझ में आई। अब ये पॉइंट्स के माध्यम से मैं समझाऊंगा। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का भी आपका अधिकार है, ठीक है। आप हेल्दी लाइफ जियो, ये भी जीवन जीने का अधिकार है। अर्थात जीने का अधिकार केवल सांस लेना नहीं है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं जीने के अधिकार में आएंगे। देखो, स्वास्थ्य का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा, आप जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो आपको मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज वहां मिलते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको खैरात बांट रखी है। इसका तात्पर्य ये है, ये आर्टिकल 21 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो उसके लिए आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था की हुई है। ये आपके जीने का अधिकार। आगे देखिए, सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज होना चाहिए। ये देखिए, आप आज के दिन, आज वाली जो क्लास है उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखोगे जो आपकी सामान्य जीवन से जुड़ी हुई है, जो हमारे नॉर्मल जीवन, क्योंकि इस आर्टिकल में भी क्या लिखा हुआ है, इसमें भी तो लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो सरकारी अस्पतालों में हमें समय पर इलाज मिले, वहां जो डॉक्टर्स होते हैं वो टाइम पे काम करें, ये हमारे जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 की बातें बता, ये पॉइंट लिखा हुआ है निजता का अधिकार। ये वाला पॉइंट कैसे जुड़ा इसकी मैं बात करता हूं कि आपकी अपनी लाइफ है, तो आपकी अपनी लाइफ में हर एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी चीजें प्राइवेट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारे घर वालों को भी नहीं पता होती हैं, जो हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको नहीं पता होती हैं, हमारे यार दोस्तों को भी नहीं पता होती। बहुत सारी चीजें प्राइवेट होती हैं और प्राइवेसी होनी भी चाहिए कुछ चीजों के लिए, ठीक है। तो ये राइट टू प्राइवेसी भी जीने का अधिकार है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं आपके जीवन में कि आप किसी को ना बताना चाहो, जो आपकी पर्सनल है, टॉप सीक्रेट बातें हैं, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है, वो भी आपका अधिकार है। इसमें क्या हुआ, एक केस हुआ था पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस क्या था, ध्यान से सुनिएगा। केस ये था कि कर्नाटक के एक रिटायर्ड जज थे, ठीक है। सन 2012 में, आपको पता है 2012 में एक आईडी जुड़ी थी आधार कार्ड वाली, ठीक है। सरकार ने कह दिया कि आपको सभी को आधार कार्ड बनवाने हैं। आधार कार्ड में आपकी निजी जानकारी, आपकी आंखों की रेटिना की चेकिंग होती है, आपके फिंगरप्रिंट उसमें स्कैन होते हैं, आपकी निजी जानकारियां उसमें होती हैं। सरकार ने यह बयान जारी किया कि सारी सरकारी जो सुविधाएं हैं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको तब मिलेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। तो पुट्टास्वामी ने इस बात का विरोध किया कि आप आधार कार्ड को इस चीज के साथ लिंक मत करो, इससे जो व्यक्तियों की जो निजता है, जो व्यक्ति की जो प्राइवेट लाइफ है, जो निजी जीवन है, जो निजी जानकारी है, उनसे वो लीक होने का खतरा है। क्योंकि अगर हर चीज हम आधार कार्ड में रखेंगे, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, तो बहुत सारी जानकारी, निजी जो हमारी जो जानकारी है वो इंटरनेट पर वायरल होने का खतरा है, हो सकता है ऐसा। तो इस बात का पुट्टास्वामी ने विरोध किया और इसी बात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो निजता का अधिकार है, जो निजता वाला जो अधिकार है, ये अधिकार अर्थात प्राइवेसी रखना भी हमारा जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अगली बात देखिए, सूचना का अधिकार। मैंने आपको आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ाई थी, वहां भी आपको बताया था कि वो उसका भी पार्ट है और आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। आपको कुछ सूचना लेने का अधिकार है किसी सरकारी कार्यालय में, ठीक है, किसी सरकारी कार्यालय में, किसी संस्था से आपको कोई जानकारी मांगनी है, तो वो आपका अधिकार है, वो आपके जीवन जीने के दायरे के अंतर्गत आता है, आप वो सूचना मांग सकते हो। अगली बात देखिए, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके हिसाब से बनी है आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009। ध्यान है आपको, राइट टू एजुकेशन 2009। इसके लिए आपको ये भी पता होगा कि 86 संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, सन 2002 में, और उसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का ए पार्ट, इस ए पार्ट में क्या लिखा गया, इस ए पार्ट में ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जिनकी उम्र कितनी है, 6 से 14 वर्ष, उन बच्चों को दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो निःशुल्क और एक अनिवार्य। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, कौन देगा, राज्य देगा। अर्थात ये गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है। इस आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग, जिसको कि हमने
86 अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में सन 2002 में, और आर्टिकल 21 जो है ना, 21 का ए पार्ट हमने बनाया, और उसमें हमने कहा कि प्रत्येक बच्चा जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक का है उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो अर्थात ये भी हमारे जीवन जीने के दायरे में आ रहा है। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र तक हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। अगली बात देखिए, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। अगर आपको जेल में डाला जा रहा है और आपको अकेला डाला जा रहा है तो आप इसमें आर्टिकल 21 के तहत इस बात का विरोध कर सकते हो कि मुझे अकेले जेल में नहीं डाला जाए, मुझे अन्य कैदियों के साथ रखा जाए, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो अगर आप अकेले हो तो। बात समझ आ गई? तो अकेले देखो, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इस चीज में भी मैं ये कहूंगा आपसे, जो बिल्कुल व्यवहारिक चीजें हैं वो हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं, और हमें पता नहीं होता इन चीजों की क्या हमारे ये भी अधिकार है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगली बात देखिए, देर से फांसी, जो फांसी का जो टाइम फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अगर उसमें देरी लग रही है तो उसमें भी आप अपील कर सकते हो, इसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हो। ठीक है, सार्वजनिक फांसी, आपको खुले में सार्वजनिक स्थान पर खुले में फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपने केस सुना होगा, कसाब को फांसी हुई थी, क्या सरेआम हुई थी? ठीक है, ये नाना पाटेकर की क्रांतिवीर फिल्म थोड़े ना है कि सरेआम फांसी दी जाएगी, देखी होगी आपने मूवी। तो ये भी आपका अधिकार है। हिरासत में जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, कि जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। अब अगर हिरासत में हो तो मकान तो हिरासत अर्थात जेल ही है, बचा क्या, रोटी और कपड़ा। तो कैदियों के कपड़े भी मिलते हैं और आपको टाइम पे खाना मिलेगा, ये आपका अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार है, ये ऐसे नहीं है संविधान में बातें लिखी हुई हैं तब गवर्नमेंट वहां जो दाल रोटी देती है, जो भी कुछ देती है जेल के अंदर, वो जो मिलती है समय पे, वो भी आपका अधिकार है। शयन अर्थात सोने का अधिकार, सोने का भी अधिकार होता है। आप कहोगे कि ये कैसे कैसे नई नई बातें हमें जानने को मिल रही हैं। सोने का भी आपका अधिकार है, वो जीवन जीने की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगर आप टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे तो आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, और हमने स्वास्थ्य को भी तो इंक्लूड किया है जीवन जीने के अधिकार में। ठीक है, बिजली का अधिकार, जो लाइट आती है, जो विद्युत आपूर्ति होती है, ठीक है, बिजली से क्या है, पंखा चलता है, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, हीटर चलता है समय समय पर, तो वो भी तो हमारे जीवन जीने में मददगार चीज है। तो ये बिजली जो आपूर्ति हो रही है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। मैंने कहा था आपको, मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बताऊंगा जो सुनने में आपको लगेगा अच्छा क्या ये चीज भी इसमें है। तो कहने का मतलब, देश में जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो कुछ चीजें चाहे व्यक्तिगत हो, अधिकतर चीजें जो हैं वो अधिकतर चीजें संविधान के दायरे में है। अगर असंवैधानिक चीज है तो वो फिर गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। अब आप कहोगे कि ये सारी चीजें हमने लगभग पढ़ ली, इसमें एक चीज हमने डिस्कस नहीं की, ये वाला पॉइंट, स्वच्छ पर्यावरण अर्थात हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार। इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको वापस से सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जांपल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के केस का एग्जांपल दूंगा। आपको स्वच्छ जल मिले, आपको स्वच्छ वायु मिले जिसमें आप जीवन यापन करो, ये आपका अधिकार है। हानिकारक उद्योग अगर हैं आपके गांव या शहर के आसपास, कोई ऐसी फैक्ट्री, कंपनी, कोई कारखाना लगा हुआ है जिससे जहरीली गैसें या जहरीला पानी निकलता है, तो आप उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, ये आपका अधिकार है आर्टिकल 21, क्योंकि ये हानिकारक उद्योगों से हानिकारक चीजें ही निकलती हैं और वो आपकी स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो क्या होगा, तो जब स्वास्थ्य खराब होगा तो कहां से जिएंगे, जब जिएंगे तो अधिकार कहां से मिलेगा, तो ये अधिकार भी हमें है। ठीक है, केस बताता हूं, केस से आपको समझ में आएगा। केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो ये एमसी मेहता हैं, इनको हम ग्रीन एडवोकेट भी कहते हैं। ग्रीन एडवोकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक महान पर्यावरणविद थे।
पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी इन्होंने योजनाएं चलाई, बहुत सारे इन्होंने आंदोलन वगैरह किए, सब में हिस्सा इन्होंने लिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये एमसी मेहता जो थे वो एक, उनको ग्रीन एडवोकेट बोलते हैं, वकील थे, एक अधिवक्ता थे। इनको हरित अधिवक्ता कहते हैं हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं हरित अधिवक्ता। अधिवक्ता अर्थात वकील कहते हैं। अब मैं केस बताता हूँ क्या हुआ मामला कुछ यूं हुआ, आपको याद होगा 1984 में, ये 1984 तो आपको याद होनी चाहिए, इंदिरा गांधी की मृत्यु इस साल हुई थी, ठीक है। इस साल एक बहुत भयानक ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। तो वो भी एक उद्योग की या उद्योग के जो मालिक है उन्हीं की तो लापरवाही थी, जिसमें इतनी एक भयावह घटना हुई थी, इतनी सारे लोगों की जान गई थी। चलो मैं पॉइंट पे आता हूं। इस घटना के एक साल बाद अर्थात 1985 में, समझना बात को ध्यान से, दिल्ली के अंदर एक कंपनी थी श्रीराम फर्टिलाइजर्स। नाम से आप समझ गए होंगे श्रीराम फर्टिलाइजर्स क्या बना रही है, ये उर्वरक वगैरह बना रही है, खाद बीज वगैरह बनते हैं, खाद वगैरह खेतों में डालने के लिए वो बनाती थी। तो इस कंपनी का ही एक प्लांट था, उस प्लांट से हानिकारक गैसें वगैरह निकलती थी, और उसमें एक बार एक केस भी ऐसा हुआ कि कोई केमिकल, कोई रासायनिक पदार्थ जो है वो लीक हो गया, और उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। अब जान चली गई तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि एक साल पहले भोपाल गैस त्रासदी हुई है, बड़ा खतरनाक मामला हुआ है, उसके एक साल बाद ये वाली घटना हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ, धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि जो ये फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की वजह से जो आसपास के जो लोग थे, उनका जो आम जनजीवन था वो प्रभावित हो रहा था, ठीक है। कुछ लोगों की जान भी चली गई, कुछ लोग जान से भी हाथ धो बैठे, और जो आसपास के जो लोग थे, इसके धुएं से, इससे निकलने वाले प्रदूषित जल से, कहने का तात्पर्य वो नुकसानदायक साबित हो रहा था, ठीक है। एक स्वस्थ जीवन के लिए एक अस्वस्थ वातावरण ये प्रदान कर रहा था। अब क्या होता है, एमसी मेहता इसकी खिलाफ, इसके विरुद्ध, इसको बंद कराने के विरुद्ध वो कोर्ट में जाते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है इसी को हम बोलते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको स्वच्छ पर्यावरण में जीना भी एक जीने का अधिकार है। इस केस के बाद में ये क्लैरिफाई हुआ कि आप हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध आप कंप्लेंट कर सकते हो। एक बड़ी खास बात इन्होंने कही कि जो उद्योग का मालिक है, जो उद्योग का संचालक है, अगर उस उद्योग से, उस फैक्ट्री से अगर आम जनजीवन प्रभावित होता है, आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है, उससे लोग बीमार पड़ते हैं, तो उस बीमारी के लिए, उसके लिए उस उद्योग का मालिक या संचालक जिम्मेदार होगा। एक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहाँ से मिल गया कि इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, उसका मालिक होगा। तो कहने का तात्पर्य ये साफ साफ तौर पर हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध एक मुहिम चली थी। तो एमसी मेहता एक बड़ा नाम है, आप समझेंगे। तो आपने ये जाना कि एक स्वच्छ पर्यावरण में हम जिए, एक साफ शुद्ध वातावरण हमें मिले, शुद्ध हमें वायु मिले, शुद्ध हमें जल मिले पीने के लिए, ऐसा माहौल हो जिसमें भली भांति रह सकें, जी सकें। तो ये भी आपके जीने के अधिकार की व्याख्या है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आपके सामने मैंने इतनी बड़ी व्याख्या करी कि हमें जीने का अधिकार है। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, संविधान ने हमें जीवन स्वस्थ तरीके से जीने का अधिकार दिया है, एक मर्यादा के साथ गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है, हर जगह जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मरने का अधिकार भी संविधान देता है? बात इंटरेस्टिंग होगी अगर इस बात पर चर्चा की जाए। ये प्रश्न नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ है, क्या मरने का अधिकार भी संविधान हमें देता है? इस बात की व्याख्या मैं बताता हूँ आपको। बड़ा ही गजब का केस हुआ था। एक नर्स थी, उसका नाम था अरुणा शानबाग। एक मेरी बात को ध्यान से सुनना आप।
अरुणा शानबाग जो है वो नर्स थी और इन्हीं के साथ एक इनका कोवर्कर था, एक सहकर्मी था, साथ काम करने वाला एक वार्ड बॉय था। और इस अरुणा जी का उस वार्ड बॉय के द्वारा रेप कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद में इस बात से ये इनके ऊपर इनकी मानसिक स्थिति जो है खराब हो गई और ये कोमा में चली गई उस घटना के बाद में। तो बहुत टाइम तक ये कोमा में रही और कोमा में ही पड़ी रही। ठीक है, फिर पिंकी ईरानी की नॉलेज में ये बात गई कि ऐसे ऐसे एक अरुणा शानबाग नाम की लड़की है, उस लड़की के साथ जो है एक नाजायज कर्म हुआ है जो कि गलत है। तो पिंकी ईरानी को इस बात का पता लगा। पिंकी ईरानी ने जब इनकी इनसे जाके ये मिली, इनकी हालत देखी, तो पिंकी ईरानी को ये महसूस हुआ कि अगर ऐसी जिंदगी से जो लगातार 37 साल तक, आप सोच के देखो 37 साल तक ये कोमा में रहेगी। ठीक है, पिंकी ईरानी की नॉलेज में ये बात आई कि 37 सालों से लड़की कोमा में पड़ी हुई है और कोमा में जीने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो ठीक है, ऐसा जीवन जीने का फायदा भी क्या। पिंकी ईरानी की नॉलेज में जब ये बात गई तो इन्होंने 24 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी। ठीक है, याचिका क्या डाली इन्होंने, याचिका डाली इच्छा मृत्यु की। इच्छा मृत्यु की कि अगर अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु, अर्थात इसको इससे अच्छा तो मार दिया जाए तो ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई, पिंकी ईरानी जी ने 24 जनवरी 2011 को याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि हमारे संविधान में एक विस्तृत, एक बहुत बड़ी व्याख्या है, वो केवल और केवल जीने के अधिकार की है। संविधान कभी ऐसी बात नहीं करता कि वो मरने का अधिकार दे। तो इस याचिका को, इस इच्छा मृत्यु वाली जो याचिका थी, इस याचिका को खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, कहानी और आगे बढ़ती है। और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास वापस से एक याचिका डाली जाती है, वापस से सेम बात। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि एक मेडिकल पैनल गठित किया जाए। एक मेडिकल टीम, मेडिकल पैनल गठित किया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ अच्छे डॉक्टर्स थे। ठीक है, उन्होंने इनकी टीम गठित की गई और इसकी जांच के लिए बोला गया कि अरुणा शानबाग की आप जांच करके देखिए क्या ये ठीक हो सकती हैं। इन मेडिकल पैनल गठित हुआ। मेडिकल पैनल ने बताया कि इनके ठीक होने के चांस ना के बराबर हैं। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु, और इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की। निष्क्रिय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कभी भी मरने का अधिकार नहीं देते, लेकिन जब उन्होंने इस सारे केस की स्टडी की तो उन्होंने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने का प्रावधान किया। वो भी कब, जब मेडिकल टीम ने सारी जांच करके सब कुछ बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई। सब कुछ देखने के बाद में ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मरने का अधिकार भी प्रदान किया था। ठीक है, अब देखिए, अब संविधान में बदलाव होते रहते हैं। संविधान में बदलाव, जहां जहां संविधान में कमियां हैं वहां उन कमियों को हम सुधारने का प्रयास करते हैं। उन कमियों को उजागर करने के लिए, उन कमियों को बताने के लिए कोई आयोग होना चाहिए, कोई टीम होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार ने एक आयोग बनाया, उसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग। अर्थात संविधान की समीक्षा की जाए, संविधान को जांचा जाए। ठीक है, कहा कि समय के साथ साथ बदलाव होते हैं हर चीज में। मैं ये नहीं कह रहा कि संविधान बनाने वालों ने संविधान को गलत बनाया है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है तो संविधान में बदलाव जरूरी है। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है। तो क्या हुआ,
संविधान समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और संविधान समीक्षा आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर 86वां संशोधन किया गया संविधान में, और 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल जो 21 दिया हुआ है, इस आर्टिकल 21 का ए पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, आप कहोगे कि इस 21 में 21 ए में क्या लिखा हुआ है? 21 ए में ये लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, दो शब्दों में ध्यान देना है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अनिवार्य शिक्षा अर्थात इसी के आधार पर बना आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009 में। ठीक है, ये कब हुआ है? ये हुआ है 2002 में। आरटीई आपका 2009 में बना है। 2009 में सरकार किसकी? मनमोहन सिंह की। यहाँ सरकार किसकी? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। ठीक है, ये बात समझ। तो ये आपको मैंने समझाने का प्रयास किया आर्टिकल 21 के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आर्टिकल 22 को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में निवारक, निरोध या फिर गिरफ्तारी में संरक्षण की बात की हुई है। अर्थात जो व्यक्ति गिरफ्तार होने जा रहा है या व्यक्ति को जो हाल ही में गिरफ्तार किया है, उसको क्या क्या अधिकार है। इसमें हर वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसको 3 अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 22 की मैं बात कर रहा हूँ। 3 अधिकार कौन कौन से दिए हुए हैं? एक अधिकार उसको ये दिया हुआ है, जब उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उसको कारण बताए कि वो किस कानून के हिसाब से और क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बात समझ आ गई? पहला क्या है कि उसको कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो पुलिस वाले से पूछ सकता है कि आप किस बिहाफ पे मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। वो कारण जान सकता है कि आप गिरफ्तार करने आए हो, ठीक है, लेकिन क्यों गिरफ्तार करने आए हो, आप कारण बताइए। तो पुलिस को कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 22 इस बात का संरक्षण प्रदान कर रहा है कोई भी वो व्यक्ति जो गिरफ्तार होने जा रहा है उसके लिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे लीगल एक्सपर्ट रखने का अधिकार है। लीगल एक्सपर्ट अर्थात वकील, अपने पक्ष में उसको वकील करने का अधिकार है। अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो वो अपना लीगल एक्सपर्ट जो उसको लीगली सलाह दे, कानूनी सलाह जो उसको दे, अर्थात वकील रखने का अधिकार है। ये संविधान कहता है कि ठीक है, ताकि किसी नाजायज को या फिर किसी जो बेगुनाह है उसको गलत सजा नहीं मिले, इसलिए एक अच्छा वकील वो रख सकता है। अगर अच्छा वकील उसके पास नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल 21 भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 में एक बात ये भी है कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता भी सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, सरकारी वकील आपके लिए मिलेगा। अगर आपके पास सपोज करो कोई गरीब आदमी है बहुत ज्यादा, उसके पास नहीं है पैसे प्राइवेट वकील करने का, ठीक है, जो उसका केस लड़ सके, तो सरकारी जो वकील हैं वो उनका केस लड़ेंगे। जो भी गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी जिसके लिए भी, तो सरकारी वकील उनके लिए आएंगे, अर्थात लीगल एक्सपर्ट रखने का उसका अधिकार है। अगली बात, तीसरी बात क्या लिखी हुई है? अगली बात इसमें ये लिखी हुई है कि जब आपको गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटों के अंदर उसको जो दंडाधिकारी है, जो दंड देगा या फिर दंड का फैसला करेगा, दंड कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, अर्थात मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम वगैरह, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर। ये अधिकार है। आप 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते, 24 घंटे से ज्यादा आपको गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता, तो 24 घंटों के अंदर। इसमें एक बात और, यात्रा का समय भी इसी में इंक्लूड करना होगा। ठीक है, मान के चलो दिल्ली में कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया हुआ है और उसको चंडीगढ़ की जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना है। तो अब दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता बस से, तो आप मानो कम से कम 6-7 घंटे मिनिमम, तो 6-7 घंटे भी इसी 24 घंटे में इंक्लूड करना पड़ेगा। अर्थात इन 24 घंटों के अंदर तो 6-7 घंटे पहले निकलना पड़ेगा।
पुलिस को उसको लेकर के जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 3 अधिकार हैं। पहले में उसको कारण जानने का अधिकार है, दूसरे वाले पॉइंट में क्या है, उसको वकील रखने का अधिकार है अपने पक्ष में, तीसरे में उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ही चाहिए। ये तो पार्ट 1 हुआ, ये अनुच्छेद 22 का पार्ट 1 हुआ। अब मैं सेकेंड पार्ट आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपकी गिरफ्तारी कुछ विशेष कारणों के, कुछ विशेष कानून के तहत हुई है, ठीक है, आपने कोई आतंकवादी गतिविधि की है, आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, तो आपको ये तीनों अधिकार नहीं मिलेंगे। ये तो सामान्य नागरिकों के लिए जो भाग प्रथम है, अनुच्छेद 22 के प्रथम भाग में जो 3 छूट मिली है आपको कि आप कारण जान सकते हो, आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जो आपको केस हुआ है, या तो आप किसी दुश्मन देश के नागरिक हो, अर्थात विदेशी देश के नागरिक को पकड़ा गया है, विदेशी नागरिक जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसपैठिया कह सकते हो, या फिर हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसके साथ उल्लंघन किया हो, या फिर हो सकता है आतंकवाद निवारण अधिनियम। अगर इनके और भी बहुत सारे हैं, पोटा कोका बहुत सारे हैं, कुछ को तो बाद में खत्म कर दिया गया इन कानून को। अगर इन कानून के तहत गिरफ्तार किया है तो क्या होगा, ये बात जानने वाली है। अगर इन कानून के तहत गिरफ्तार किया हुआ है तो उसको फिर भी आप मैक्सिमम 3 महीने तक, 3 माह तक गिरफ्तारी में रखोगे। 3 माह से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम कितने टाइम तक, 3 माह तक। आप कहते हो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हो सकता है 3 महीने में वो कुछ ना बोले तो क्या करें, इसके लिए भी व्याख्या की हुई है। अगर 3 महीने से ज़्यादा ऐसा लगता है, अगर हमारी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो फोर्सेज हैं, जिन्होंने भी गिरफ्तार किया है, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी, उन्होंने सपोज करो किसी दुश्मन देश के नागरिक को पकड़ लिया, या अपने ही देश का नागरिक हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता हुआ पाया गया, उसको पकड़ लिया, तो उसको 3 महीने तक रखा, लेकिन 3 महीने में उसने कोई भी बात ऐसी नहीं बताई। अगर 3 महीने तक भी उसने मुंह नहीं खोला और पुलिस ये चाह रही है कि उसको 3 महीने से ज्यादा रखा जाए, तो क्या करें, उसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी। उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा, किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, कोई भी हाई कोर्ट, चाहे वो हरियाणा पंजाब का हो, ठीक है, चाहे राजस्थान का हाई कोर्ट हो, किसी भी हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर वो की अनुमति देंगे तो हम उसको 3 महीने से ज्यादा भी दे सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब सिंपल से ये हुआ कि गिरफ्तारी के संबंध में ये अधिकार हमें मिले हुए हैं, ठीक है। ये बात हुई आपकी। यहाँ पे आपका हमने 19 पढ़ लिया है, 20 पढ़ा हमने, आर्टिकल 21 और 22, यहाँ आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो समाप्त होता है।